नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 जनवरी सन 2025। षष्ठी तिथि सोमवार सुबह 9:59 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के लाखों युवाओं को CET परीक्षा का इंतजार। सबसे पहले होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में 20 साल से बसे ग्रामीणों को मिलेगी जमीन की कानूनी मलकियत, सरकार ने दी मंजूरी। अनुसूचित जाति लिस्ट से 3 नामों को हटाने की मांग, हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र। PM सूर्य घर योजना में अब सोलर पैनल लगवाने के लिए नहीं देना होगा कोई पैसा, इतने रुपए मिलेगी सब्सिडी, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में हुड्डा गुट में बगावत, मुख्यमंत्री बनने की हसरत ने डुबोई कांग्रेस की लुटिया, जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा बीजेपी के मंत्री ने प्रदेशाध्यक्ष बडोली से की इस्तीफे की मांग, कहा पार्टी की पवित्रता के लिए जरूरी। EPFO मेंबर्स के लिए खुशखबरी, 2 नई सेवाओं की मिली सौगात, ऑनलाइन कर सकेंगे ये कार्य। हरियाणा में HSGMC चुनाव में 22 सीटों के नतीजे घोषित, 11 सीटों पर निर्दलीय जीते, 18 पर नतीजे आने अभी बाकी, 11 साल बाद चुनाव हुए। हरियाणा के ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने शादी की, टेनिस प्लेयर सोनीपत की रहने वाली पत्नी हिमांशी संग फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली। एक दुखद खबर, शूटर मनु भाकर के मामा व नानी का निधन, हरियाणा में कार ने स्कूटी को टक्कर मारी, अंतिम संस्कार से पहले गांव पहुंची ओलंपियन मनु भाकर। जम्मू श्रीनगर रेलवे लाइन का ट्रायल रन पूरा, 272 किलोमीटर लाइन पर 111 किलोमीटर की सुरंगें, चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। और शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप से मिले मुकेश अंबानी, पत्नी नीता अंबानी के साथ दी बधाई। ट्रंप आज दूसरी बार अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। और अब खबरें विस्तार से। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने 19 जनवरी को मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में मौसम आमतौर पर 21 जनवरी तक खुश्क बना रहेगा। इस दौरान उत्तर व उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं हल्की गति से चलने से रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। साथ ही अल सुबह और देर रात्रि कहीं कहीं धुंध छाए रहने की भी संभावना बनी हुई है। एक और पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण 22 और 23 जनवरी को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बादलवाई तथा हवाओं व गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं। इस दौरान दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, रात के तापमान में बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। इसके बाद 24 जनवरी से प्रदेश में आमतौर पर मौसम फिर से खुश्क बना रहेगा और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वातावरण में नमी बढ़ गई है, जिससे कि सुबह और रात के समय घनी धुंध छाने लगी है। मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में सुबह और शाम के समय घनी धुंध का असर देखने को मिल सकता है, जबकि बाकी जिलों में भी हल्की से मध्यम धुंध देखी जा सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी SO के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। इस भर्ती के तहत 1200 से अधिक पदों को भरा जाएगा। अब उम्मीदवार 27 जनवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों की नियुक्ति बैंक ऑफ बड़ौदा की विभिन्न शाखाओं में एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर, ऑफिसर सिक्योरिटी एनालिस्ट, डेवलपर सहित कई अन्य पदों पर होगी। एज लिमिट की बात करें तो 24 से 34 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। सैलरी पद के अनुसार 67,160 रुपए से लेकर 1,35,020 रुपए प्रति माह मिलेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पद के अनुसार ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री और MBA, BE व BTech की डिग्री होनी चाहिए। हरियाणा के लाखों युवा कॉमन पात्रता परीक्षा यानी कि CET के इंतजार में है। अभी तक सरकार द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल ओपन नहीं किया गया है। युवाओं द्वारा लगातार नए CET की मांग उठाई जा रही है। सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC परीक्षा को आयोजित करवाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसे लेकर हरियाणा SSC के अध्यक्ष हिम्मत सिंह की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा SSC अध्यक्ष ने बताया था कि जल्द ही परीक्षा की तारीखों का ऐलान होगा। सरकार द्वारा पॉलिसी में संशोधन हो चुके हैं। संशोधन होने के बाद अब सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक नहीं दिए जाएंगे। अब मेंस परीक्षा के लिए पदों के 10 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। पहले सिर्फ 4 गुना उम्मीदवारों को ही परीक्षा में बैठने का मौका मिला था। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना है। इस प्रोसेस में तकरीबन 1.5 महीने का समय लगता है। आयोग इस अवधि को कम भी कर सकता है। वहीं मार्च में स्थानीय निकाय चुनाव भी होने हैं, इसलिए CET का आयोजन स्थानीय निकाय चुनाव के बाद ही संभावित है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य भूपेंद्र सिंह चौहान से शनिवार को पूछा गया कि आयोग द्वारा CET कराने में देरी क्यों हो रही है और वन टाइम रजिस्ट्रेशन खोलने में अब क्या समस्या आ रही है। इस पर उन्होंने कहा है कि आयोग तैयारी कर रहा है, अगले हफ्ते कोई आउटपुट देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा है कि CET की टाइमिंग और तारीख के बारे में आयोग जल्द फैसला लेने वाला है। जब उनसे पूछा गया कि क्या फील्ड से परीक्षा केंद्रों की जानकारी मांगी गई है, तो उन्होंने कहा कि अभी कोई चिट्ठी नहीं भेजी गई है। एक बार CET की तारीख तय हो जाए, फिर परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता और फिजिकल वेरिफिकेशन कराने की प्रक्रिया को किया जाएगा।
हरियाणा सरकार ने 20 साल से सामलात जमीन पर रह रहे ग्रामीणों को राहत देते हुए उन्हें मालिकाना हक देने का रास्ता साफ कर दिया है। अब अधिकतम 500 वर्ग गज तक के मकानों की रजिस्ट्री उनके नाम पर की जाएगी। इसके अलावा जो किसान 20 साल से सामलात जमीन को पट्टे पर लेकर खेती कर रहे हैं, वे भी निर्धारित शुल्क भरकर अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे। किसानों और ग्रामीणों को वर्तमान कलेक्टर रेट का 50% या फिर 31 मार्च 2004 के कलेक्टर रेट से 1.5 गुना राशि का भुगतान करना होगा। यह मौका उन किसानों को मिलेगा जो 20 साल से सामलात भूमि पर खेती कर रहे हैं। उन परिवारों को मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च 2004 से पहले पंचायती जमीन पर घर बनाकर रहना शुरू किया था। अगर किसी का मकान तालाब, फिरनी या फिर कृषि भूमि में बना है तो उन्हें मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब उपभोक्ताओं को अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए किसी भी तरह का कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए लोग अलग अलग तरह की स्कीमें अपना रहे हैं। वहीं अब बिजली बिल को बचाने के लिए बहुत से लोगों ने अपने घरों में सोलर पैनल लगवाने शुरू कर दिए हैं। सोलर पैनल लगवाने से लोगों को बिजली बिल से छुटकारा मिल जाता है। भारत सरकार भी लोगों को सोलर पैनल लगवाने पर सहायता देती है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा इसके लिए प्रधानमंत्री बिजली योजना शुरू की गई है, जिसके तहत घर में सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। अब सरकार की ओर से इस योजना में 2 नए वित्तीय मॉडल भी लॉन्च किए गए हैं। इन दोनों ही मॉडल की खास बात यह है कि इन उपभोक्ताओं को अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं चुकाना होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल पर 30,000 रुपए, 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल पर 48,000 रुपए, तो वहीं 3 किलोवाट से ऊपर का सोलर पैनल लगवाने पर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। हरियाणा कांग्रेस में अभी तक भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा का गुट आमने सामने था, लेकिन अब भूपेंद्र हुड्डा गुट के नेताओं ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मकर संक्रांति पर्व पर बरवाला से पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला ने मिलन समारोह आयोजित किया था, जिसमें पूर्व मंत्री संपत सिंह, पूर्व विधायक रामभगत शर्मा, धर्मवीर गोयत, पूर्व चेयरमैन अजीत सिंह, सुखबीर डूडी और हरीश वर्मा सहित कई अन्य नेताओं ने शिरकत की। इन नेताओं ने दीपेंद्र हुड्डा को सबसे ज्यादा टारगेट किया। इन नेताओं की बगावत से अब भूपेंद्र हुड्डा का हरियाणा कांग्रेस में दबदबा संकट में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बरवाला हल्के से चुनाव हारने वाले रामनिवास घोडेला ने दीपेंद्र हुड्डा और हिसार से सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने की हसरत में कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी। ये लोग 90 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे थे, बल्कि मुख्यमंत्री बनने के लिए सिर्फ 45 सीट जीतना चाहते थे। कांग्रेस नेता घोडेला ने कहा कि सरकार विधायकों से बनती है, मगर हमारे नेता यानी दीपेंद्र हुड्डा सोचते थे कि बिना विधायकों के ही सरकार बना देंगे। इसके साथ ही उन्होंने सांसद जयप्रकाश पर भी जात पात में बांटने का आरोप लगाया, जो हार की बड़ी वजह रही। हांसी और नलवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के हार का सबसे बड़ा कारण जयप्रकाश है। पूर्व मंत्री संपत सिंह ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार जनता ने नहीं बल्कि कांग्रेस के बड़े नेताओं यानी दीपेंद्र हुड्डा ने बनवाई है। इनका वहम और घमंड पार्टी की लुटिया डुबाने में सबसे बड़ा कारण रहा। संपत सिंह ने कहा कि इन्होंने मेरी टिकट काट दी। दीपेंद्र हुड्डा को लगता था कि संपत सिंह जीत गया तो मंत्री बनाना पड़ेगा। अरे मुख्यमंत्री तो आप ही बनते। उसके बाद भी यह खेल खेला गया। वही रामनिवास घोडेला को टिकट देकर अंदर खाते उसका विरोध किया गया। संपत सिंह ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस को दोबारा जिंदा करना है तो हाईकमान को बहुत बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। अगर आज सही रास्ते पर नहीं आए तो लोग मुंह नहीं लगाएंगे। महेंद्रगढ़ दादरी सड़क मार्ग पर स्थित गांव रिवासा में करोड़ों रुपए की लागत से हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र का निर्माण किया गया, जिसका फायदा न सिर्फ हरियाणा बल्कि राजस्थान और अन्य राज्यों के पशुपालकों को होना था। उद्घाटन न होने के कारण फिलहाल पंचायत भवन में अस्थायी रूप से पशु अस्पताल चल रहा है। लगभग तैयार हो चुके महेंद्रगढ़ के रिवासा गाँव में स्थित इस पशु विज्ञान केंद्र का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 27 दिसंबर को उद्घाटन करने का प्लान किया था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण ऐसा नहीं हो पाया। विभाग ने फिर से इसे तैयार करने के लिए अब साफ सफाई और रंग रोगन का काम शुरू कर दिया है, ताकि क्षेत्र के पशुपालकों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। इन सभी कामों को 10 दिनों के भीतर पूरा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि मुख्यमंत्री के आने से पहले ये सभी तैयार हो सके। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने के बावजूद यह बुरी हालत में ही पड़ा रहा। इस कारण गांव के पंचायत भवन में ही बिना सुविधाओं के रीजनल सेंटर का काम चल रहा है, जहां बीमार पशुओं को खुले में रखा जाता है, क्योंकि टीन शेड तक की उचित व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। सर्दी, बारिश और गर्मी के मौसम में पशुपालकों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ रेप मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया द्वारा इस संबंध में सवाल किए जाने पर कहा कि मोहनलाल बड़ौली कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं और जो गवाह थी उसने भी खुद को निर्दोष बताया है। अनिल विज ने कहा है कि बड़ौली के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का आरोप बहुत गंभीर है और पार्टी आलाकमान उसका संज्ञान लेगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस की जांच में मोहनलाल बड़ौली निर्दोष साबित होंगे। जब तक हिमाचल प्रदेश की पुलिस बड़ौली को निर्दोष साबित नहीं कर देती, तब तक पार्टी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मोहनलाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर मोहनलाल बड़ौली और रॉकी मित्तल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376D यानी सामूहिक बलात्कार और 506 यानी आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
हरियाणा की नायब सैनी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की सूची में जातियों के नाम की समीक्षा की गई है। इस समीक्षा के बाद हरियाणा सरकार की ओर से केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें 3 नामों को हटाने के लिए कहा गया है। पत्र में इन 3 जातिगत नामों को आपत्तिजनक बताते हुए वर्चस्ववादियों द्वारा गाली के रूप में इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई है। हरियाणा सरकार द्वारा जिन 3 नामों को हटाने की मांग की गई है, उनमें चूड़ा, भंगी और मोची है। सूत्रों का कहना है कि ये पत्र इस महीने लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि ये नाम न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि अपनी प्रासंगिकता भी खो चुके हैं। इस तरह के अनुरोध को पूरा करने के लिए केंद्र को संविधान यानी एससी आदेश 1950 में संशोधन करना होगा, जैसा कि एससी और एसटी की सूची में जातियों को शामिल करने और निकालने के लिए किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी गारंटी कानून सहित कई अन्य मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा के संभू और खनौरी बॉर्डर पर पिछले 1 साल से ज्यादा समय से आंदोलनरत किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की टीम खनौरी बॉर्डर पहुंची है, जहां उन्होंने 50 दिन से ज्यादा समय से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की, उन्हें केंद्र सरकार के प्रस्ताव से अवगत कराया। संभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत को लेकर केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। इस संबंध में किसानों और केंद्र सरकार के बीच 14 फरवरी को चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में शाम 5 बजे बैठक बुलाई गई है। केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए इस प्रस्ताव में लिखा गया है कि हम आशा करते हैं कि श्री जगजीत सिंह डल्लेवाल जल्द ही अपना अनशन खत्म करेंगे और स्वस्थ होकर बातचीत के लिए बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि 70 साल के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को ग्लूकोज चढ़ाया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने किसानों को आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी समस्याओं को लेकर चिंतित है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय अधिकारियों ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के करोड़ों सदस्यों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अब इन्हें नियोक्ता द्वारा किसी भी सत्यापन या ईपीएफओ की मंजूरी के बगैर भी नाम और जन्म तिथि जैसे व्यक्तिगत जानकारियों में ऑनलाइन बदलाव करने की सुविधा मिलने वाली है। यह सुविधा 18 जनवरी यानी शनिवार से शुरू हो चुकी है। ईपीएफओ के ई-केवाईसी अकाउंट यानी आधार कार्ड से लिंक वाले सदस्य नियोक्ता के हस्तक्षेप के बिना आधार ओटीपी के साथ सीधे अपने ईपीएफ हस्तांतरण दावे ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएफओ की इन दोनों नई सुविधाओं को लेकर यानी सेवाओं की शुरुआत करते हुए कहा कि ईपीएफओ सदस्यों द्वारा दर्ज लगभग 27% शिकायतें सदस्य प्रोफाइल यानी केवाईसी मुद्दों से संबंधित है और इस सुविधा के शुरू होने के बाद इन शिकायतों में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आएगी। हमने ईपीएफओ पोर्टल पर संयुक्त घोषणा की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। इससे कर्मचारियों को नाम, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता या माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति या पत्नी का नाम, कामकाजी संगठन से जुड़ने और छोड़ने की तारीख जैसी व्यक्तिगत जानकारियों में होने वाली आम त्रुटियों को खुद ही सुधारने की सुविधा मिल गई है। केंद्रीय श्रम मंत्री ने बताया कि यह सुविधा उन सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी जिनका यूएएन 1 अक्टूबर 2017 के बाद जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि केवल उन मामलों में जहां यूएएन को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा गया है, वहां किसी भी सुधार को नियोक्ता के समक्ष भौतिक रूप से प्रस्तुत करना होगा तथा सत्यापन के बाद अनुमोदन के लिए ईपीएफओ को भेजना होगा। हरियाणा रोडवेज की बसें अब बस अड्डे के बाहर नहीं बल्कि अंदर खड़ी होंगी। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा है कि उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं और खुद भी बस अड्डे के निरीक्षण किए हैं कि बसों को बस अड्डे के अंदर लेकर जाया जाए और कहीं पर भी यदि कोई बाईपास या फिर हाईवे बना हुआ है तो वहां से निकालकर ना लेकर जाएं। इसके अलावा पुलिस को भी कहा है कि बस अड्डे के बाहर यदि कोई बस खड़ी होती है तो उसको उठाकर थाने ले जाओ। वहीं कांग्रेस में हुड्डा ग्रुप में बगावत को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि धीरे धीरे उनकी सारी सच्चाइयां सामने आ रही है और कौन नेता क्या कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, किसके साथ है। इन्होंने यानी कांग्रेस ने कभी भी एक व्यक्ति को नेता नहीं माना, अलग अलग नेताओं को अलग अलग तरह से मानते हैं। इनके अंदर फूट बहुत गहरी है। ये पार्टी नहीं है, ये भिन्न भिन्न धड़े हैं। हरियाणा के रहने वाले ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने शादी कर ली है। उन्होंने सोनीपत के लड़सोली गांव की रहने वाली टेनिस प्लेयर हिमानी मोर के साथ 7 फेरे लिए हैं। उनके पिता चांदराम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई से करीब 2 महीने पहले ही रिटायर हुए हैं। हिमानी के पिता ने गांव में खेल स्टेडियम बनाया हुआ है। वह यहाँ खिलाड़ियों को सर्कल कबड्डी खिलाते हैं। नीरज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शादी से जुड़ी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, जीवन के नए अध्याय की शुरुआत अपने परिवार के साथ की। शादी का कार्यक्रम बहुत ही गुपचुप तरीके से रखा गया था। शादी में सिर्फ लड़का और लड़की के परिवार के सदस्य शामिल हुए। गाँव और रिश्तेदारी में भी किसी को शादी के बारे में नहीं पता चला। यह शादी 17 जनवरी को भारत में हुई है। नीरज अपने दुल्हनिया के साथ रविवार सुबह विदेश में घूमने के लिए गए हैं। उनके वापस लौटने के बाद ही रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया जाएगा। हिमानी मोर ने सोनीपत के लिटिल एंजल स्कूल में पढ़ाई के दौरान टेनिस खेलना शुरू किया था। खेल के साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज से ग्रेजुएशन की। वर्ष 2017-18 में ताइवान में आयोजित विश्वविद्यालय टेनिस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। अब वह इस समय अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में फ्रैंकलिन पियर्स यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही है। हिमानी का छोटा भाई हिमांशु भी टेनिस का खिलाड़ी है। साथ ही 2 चचेरे भाई इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं। हिमानी ने राफेल नडाल को अपना आदर्श माना है और ओलंपिक में पीला मेडल जीतना उनका लक्ष्य है।
देश के कई राज्यों में सर्दी का असर है। 17 राज्यों में रविवार सुबह घना कोहरा देखने को मिला। विजिबिलिटी घटने से कई ट्रेनें लेट हुई, वहीं फ्लाइट्स ऑपरेशंस पर भी असर पड़ा। यूपी में 14 ट्रेनें लेट हुई हैं, वहीं 2 फ्लाइट भी कैंसिल हुई हैं। हरियाणा में विजिबिलिटी घटकर 5 मीटर रह गई है। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में 50 मीटर तक से ज्यादा दूर देखना मुश्किल हो रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। केलांग में तापमान -9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अटल टनल लगातार दूसरे दिन भी बंद रही। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कोहरे और ठंड के बीच श्रद्धालु महाकुंभ स्नान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की डल झील में कई दिन बाद बर्फ की परत नहीं दिखी। आज कश्मीर के श्रीनगर, पहलगाम, सोनमर्ग में भारी बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। उत्तर भारत के राज्यों में घना कोहरा छाया रहेगा। कल 21 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के कारण बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी होगी, तो वहीं शीतलहर चलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। उधर राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। जयपुर, कोटा, सीकर, पिलानी समेत कई जिलों में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। वहीं गंगानगर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ समेत कुछ शहरों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।